सजल? जी जी आई। सजल फौरन से कमरे में आई जहाँ समीर अभी अभी हाथ लेकर निकला था। कहाँ थी जान? मैंने कहा हुआ है ना, जब तक मैं तैयार नहीं हो जाता तुम कमरे में रहा करो। समीर सजल को खींचकर बाहों में भरकर गाल पर शिद्दत से लम्स छोड़ते बोला था। समीर ना करें। क्यों ना करूं? वह खफगी से बोला था। तुम अब नेक्स्ट बेबी की तैयारी पकड़ो, आकर तुम्हारा इलाज करता हूँ और कोई नानो नहीं चलेगी। ओके स्वीट हार्ट। समीर सजल की फैली आंखें और तपते गाल देखकर मुस्कुराहट दबाता इसकी गर्दन पर झुकाया और जा बजा लम्स छोड़ने लगा। इसकी शिद्दत पर सजल का सांस फूल गया था, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। डोंट डिस्टर्ब। समीर सजल की कमर में हाथ डालकर मजीद खुद में भीजे इसकी रूह फना कर गया था। कुछ देर बाद वो इससे दूर हुआ तो सजल पर छाई हया की लाली से अंदर तक सुकून दे गई थी। उसके सार में कपकपा रही थी। वापस आकर यहीं से शुरू करूंगा। और इसकी ब्यूटी बोन पर अंगूठा सुलहाते बोला और इसे खींचकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठा दिया। सजल की पलकें लर्ज रही थी। इसमें हिम्मत नहीं थी समीर की बेबाक नजरों में देखने की। इन आंखों की तड़प बढ़ती जा रही थी और जब भी देखती इसकी बोलती आंखों के पैगाम पर वहां से गायब हो जाती। समीर की नजरें इसका दूर तक पीछा करती तो कभी अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती। इसकी हालत के पेश नजर वो महसूस होता। रोज का काम इसका समीर की शर्ट के बटन बंद करना, इसके बाल बनाना और इसकी वॉच पहनाना, टाई लगाना, फिर जैकेट पहनाना। सजल की जान पर बनाती थी। समीर अपनी मनमानियां करता, सजल फूली सांस बिगड़े तनफ्फुस से ये काम करती थी। अभी भी इसके हाथ कपकपा रहे थे, इसलिए समीर ने इसको सामने बैठाकर इस पर बगैर नजर हटाए अपनी तैयारी कर रहा था। समीर, उफ, जब ऐसे समीर करके बोलती है ना, दिल कहता है तो मैं खुद में जज़ब कर लूं। समीर इसके गाल पर लब रखता इस पर परफ्यूम छिड़कने लगा था। शर्म करे समीर, बाहर आपका बेटा और बहन कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। सजल अपने चेहरे के आगे हाथ करती 2 उंगलियां खोलकर एक आंख से देखती समीर से बोली थी। वो गप्पे मार रहे होंगे, जानते हैं हमें प्राइवेसी देनी चाहिए कि मेरे बेटे को बहन चाहिए और मेरी गुड़िया को नन्ही भतीजी। समीर सजल के हाथ हटाकर शरारत करता इसको बाजू में उठाकर कमरे से बाहर निकला था। अहमद दुरानी अभी बुरहान दुरानी को अपने बाप से की कलाम और धमकी का किस्सा सुनाकर निकला ही था कि सामने से आती लड़की से टकराया। इन खरगोश जैसी आंखों पर पर्दा पड़ा है, देख नहीं सकती क्या या वाकई बेनाई से महरूम हो। वो गुस्से से फट पड़ा था। सुबह सुबह अपने बाप से बहस और लाख मिन्नतों समाजत करने के बावजूद वो ना माने तो वो अपना गुस्सा दबाता खोलते दिमाग के साथ यहाँ आया कि ये भी इसके बाप का आर्डर था और अब इस अंधी लड़की के टकरने से इसका मूड और बिगाड़ दिया था। ओ मैडम, तुमसे कह रहा हूँ, क्यों आपको डोनेट करनी है अपनी चील जैसी आंखें? सॉरी, आपकी कातल आंखें मैं नहीं ले सकती। मुझे इसकी बात को सिरे से इग्नोर करती आगे बढ़ रही थी। इसके पुकार कर इसी जगह ठहर कर थोड़ी सी गर्दन मोड़े बोली थी, क्या मेरी आंखें कातल है? तुम तो खिसक चुकी होगी ना यकीनन। क्या मेरी आंखों ने ये काम अंजाम कर दिया होगा, तभी यो अंधी बनी घूमती फिर रही हो। वापस और उठा कर दो मुझे। वो असाइनमेंट की तरफ इशारा करते बोला जो जमीन पर पड़ी थी। मैंने कातल बोला है, ना कि आपकी नजरों को जो इतना अतरा रहे हो। ये आपकी फाइल है ना, मेरी नहीं, तो मैं क्यों उठाऊं? अहमद दुरानी ने इसकी बात पर आईब्रो झुकाई, जैसे दाद दी हो कि वो पहली लड़की थी जिसके सामने यूं पटर पटर बोल रही थी। इसकी नजर ईमान ज़ारा के बाएं हाथ पर पड़ी स्टिक पर गई थी। इसे लम्हा लगा समझने में, तभी वो आगे बढ़ा और इसका समझने का मौका दिए बगैर नकाब में इसकी बुरोन आंखें देखता और मैं स्टिक छीन कर दूर हुआ कि सहारा ना पाती ईमान ज़ारा लड़खड़ाई और गिरने के खौफ से दीवार का सहारा लिया। ये वो पहला शख्स नहीं था जिसने इसको महरूमी का एहसास दिलाया था। ईमान ज़ारा की आंखों में पानी तैरने लगा था। निकाब के हाले में इसने पानी से तर आंखें उठा के इसे देखा, जो ब्लैक जीन्स पर डार्क ब्लू शर्ट पहने इसके चौड़े सीने से चिपकी थी, जिसमें इसके 6 पैक नजर आ रहे थे। इसके सामने दीवार बना खड़ा ईमान ज़ारा के स्पोर्ट स्टिक को बाएं हाथ की उंगलियों में पकड़ा इसकी आंखों में झांक कर घुमा रहा था। वो बिना कुछ कहे दीवार का सहारा लेकर मुश्किल से नीचे झुकी थी। गिरते पड़ते वो फाइल उठाकर इसको दी और अपनी स्टिक लेने के लिए दूसरा हाथ आगे बढ़ाया था। छी छी छी, तुम तो पाहच निकली। अपनी हालत पर गौर कर
नेक्स्ट टाइम मेरे सामने आने या अपनी चोंच खोलने की गुस्ताखी न करना। वो तो मस्खर से बोला था। इसकी वो स्टिक कुछ फासले पर इसे दूर रख दी थी। ये देखकर ईमान ज़ारा का हलक खुश्क हो गया था कि वो कैसे उठाएगी, क्योंकि इसने कॉरिडोर के बिल्कुल दरमियान में रखी थी जहां वो सहारा लेकर नहीं उठा सकती थी। इसकी हालत को देखकर अहमद दुरानी ने कहका लगाकर इसकी कमतरी की एहसास में झोंक कर दाएं हाथ की 3 उंगलियों से बाएं का साइन बनाया था। इसके जाते वो बेबसी से अपनी स्टिक को देख रही थी। जब इस जरिश आई और ईमान को यूं देखकर घबरा गई। क्या हुआ है जी? वो जल्दी से इसकी स्टिक उठाती इसकी गहरी ब्राउन आंखों में हिचकोले लेता पानी देखकर ठटकी थी। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं। अच्छा चलो रोना बंद करो, इसे पकड़ो, क्लास का टाइम हो रहा है। ईमान ज़ारा को साथ लगाती बाद में पूछने का सोचती इसकी मोम से वजूद को साथ लगाती अपनी क्लास में चली गई थी। आप लेट हैं, वजह जान सकता हूँ? वो ईमान ज़ारा पर नजरें टिकाते बोला जो फर्श को घूर रही थी। बुरहान दुरानी किलाई में पहनी घड़ी पर वक्त देखता पैंट की पॉकेट में एक हाथ डाले दूसरी कोहनी डाइस पर टिकाई दोनों से बोला था, जो पूरे 15 मिनट देर से आई थी। सॉरी सर, प्रिंसिपल सर से काम था। जरिश अपने सर को देखती बोली, जो हमेशा की तरह आज भी इंतहा का प्यारा लग रहा था। गोरी रंगत, काले सिल्की बाल, माथे पे बेतरतीब पड़े थे, काली चमकदार आंखें, आईब्रो पर एक कट का निशान, जो यकीनन बचपन में कोई चोट लगने से पड़ गया था। अब काफी भला लग रहा था। खड़ी नाक, हल्की हल्की ब्रीड, घनी मूंछों तले गुलाबी लब पेवस्त किए, ब्लैक जीन्स पर ब्लैक की टी शर्ट पहने, इसके ऊपर ब्लैक ही वेस्ट कोट पहने खड़ा अपने स्टूडेंट का दिल धड़का गया था। बुरहान ने हंकार भरी उनको बैठने का कहा, पर इसका दिल डूब गया जब ईमान ज़ारा की आंखों में लाली को देखा। इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। बुरहान को जानने में देर न लगी थी कि वो रोई है। इसका दिल करला उठा था। पहले दिन से इसे ईमान ज़ारा में कशिश दिखी थी, तो इसकी तरफ खींचता चला गया था। वो तो एक दिन के लिए यहाँ आया था। इसके अंकल ने मिन्नतें तरले कर कर पढ़ाने को कहा था। बुरहान बिजनेस टाइकून था, वो अपने बिजनेस संभाल रहा था, पर अंकल के कहने पर सिर्फ 2 दिन के लिए माना कि वो क्लास लेकर देखेगा। अगर इसे अच्छा लगा तो आगे पढ़ाएगा, नहीं तो वो कोई गिला न रखे। पर पहले दिन ही से इसके दिल ने उछल कूद शुरू कर दी थी। उसकी आंखों को देखकर दिल हार बैठा था। फिर 2 दिन से आज 22 दिन हो गए थे, लेकिन वो ऑफिस से 1 घंटे के लिए सिर्फ ईमान ज़ारा को देखने की खातिर लेक्चर देता था। जब तक वो इसको देख न लेता इसका दिन न गुजरता था। अब इसके दिल के साथ साथ दिमाग ने भी बात तस्लीम कर ली थी कि वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, और ये सोच आते ही बुरहान का चेहरा खिल उठता था। इसे इसकी कमी से कोई लेना देना नहीं था। वो पहुंच थी, बुरहान को कोई सरोकार न था। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, ये अल्लाह की कुदरत है। इसके काम में हम कौन होते हैं? इसके काम में दखल देने वाले। हम इसके बनाए इंसानों में ऐब निकालने वाले या किसी को देखकर खुद पर नाज करने वाले। हम में कोई कमी नहीं। हकीकत में खामी और खूबी हर इंसान में होती है। कोई इंसान बगैर खामी के नहीं है। वह ज़ात हमारे पैगंबर आका दो जहान सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हर खामी से पाक है, जिनमें नूर ही नूर था, जिनकी हयात तैयबा से हम सबक सीखते हैं। और ये दर्स भी तो हमें नबी की ज़ात अक़दस से मिला है। किसी में ऐब तलाश करने के बजाय इसकी अखलाक, इसकी सीरत देखो। जहरी हुलियों पर मत जाओ। हजरत बिलाल हबशी काले थे, इनके मोटे मोटे होंठ थे और बोलते भी तो उतला थे, पर हमारे अल्लाह और रसूल को कितने पसंद थे। जब लोगों ने कहा कि बिलाल अजान ना दिया करे, हमें समझ नहीं आती, तो हजरत बिलाल हबशी ने जब अजान नहीं दी तो सूरज तलू नहीं हुआ था। ये अल्लाह की मोहब्बत है अपने बंदे से। हम कौन होते हैं किसी में ऐब निकालने वाले? क्या पता इसका रुतबा अल्लाह ताला के नजदीक हमसे ज्यादा हो। क्या पता अल्लाह को हमारी ये बात नापसंद ठहरे और हमारे अमाल साया हो जाए। ईमान ज़ारा का रोने का सोचकर वह दिल पर जबर करता। नामहसूस अंदाज में इसको देखता बोर्ड मार्कर उठाकर बोर्ड की तरफ मुड़ा था और तेजी से हाथ चलाते क्लास को समझाने लगा था। ओए अहमद रुक यार, क्या है? आगे से फाड़ खाने वाले अंदाज में वो बोला था। क्या हो गया? इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं यार, एक चूहिया सामने आ गई थी, इसी को सबक सिखा कर आ रहा हूँ। चल दफा कर, इससे ये बता अंकल ने क्या कहा? हसन इसके कंधे पर हाथ रखते बोला था। वही रोज की रट, मैं मर जाऊंगा, मेरे मरे हुए का मुंह देखोगे। मुझे तो लगता है मेरा बाप मुझे धमकी देने के लिए इंडियन ड्रामे देखता है। कौन सा बाप है जो अपने बेटे की तरक्की में रोड़े अटकाएगा?
जब भी बाहर जाने की बात करूं, मेरे 2 अकलौते चश्मो चिराग हो, मेरे क्या बनेगा, बाहर जाने का मत सोचना, फलां फलां। तू बता, अहमद ने इससे पूछा। तेरे वाला हाल है, चिल कर यार, आ जाओ, वो देख सारा ग्रुप हमारा इंतजार में बैठा है। अहमद जैसे हसान के साथ गया, कैंटीन में बैठी कई लड़कियां इस पर फिदा हो गई थी। दोनों पहले दिन ही से इस यूनि में एमबी के नाम से मशहूर थे, मकरूर बॉयज। और फिर उन्होंने ग्रुप बनाया जिसमें तकरीबन इनकी पूरी क्लास थी। फिर ये क्लास भी पूरी यूनि में मशहूर थी। अहमद की दीवानी लड़कियां तो थीं, पर 7 लड़के भी हो चुके थे। और बास्केटबॉल का चैंपियन था। इसके साथ ही बॉक्सिंग में भी वो चैंपियन था। इसके शौक थे। तीसरा, इसे महंगी से महंगी गाड़ियों का शौक था। वो रेस लगवाता था। बिजनेस की तरफ से इसका कोई ध्यान नहीं था, ना ही इसे कोई इंटरेस्ट था। पर इसका बाप चाहता था दोनों बेटे बुलंदियों तक इस बिजनेस को ले जाएं। उन्होंने इससे और जाने से सख्ती से मना कर दिया था। वो चाहता था अहमद अपना काम संभाले, बिजनेस में भाई का साथ दे। पर वो फुल जिंदगी जीने वाला था, एंजॉय करने वाला, लाडला था अपने बुरहान भाई का। वो पहले अपने शौक पूरा करना चाहता था, फिर वो बिजनेस, जो कि इसे को कतई पसंद न था, कि वो अपनी करने वाला था। अगर कोई डील करता तो बगैर किसी के सुने अपनी फैसले सुना देता, फिर इसे तो काम हो गया था। अहमद, हमने शर्त लगाई है इनसे कि तुम जीतोगे, प्लीज प्लीज इनके साथ रेस लगाओ। अहमद बिना किसी को देखे कुर्सी खींचकर बैठ गया था। पाँव टेबल पर रखकर मुंह में सिगरेट दबाई। हसान ने लेटर जलाया था, साथ अपनी भी सिगरेट सुलगाई थी। अच्छा, शर्त तुम लोग लगाओ और मैं तुम लोगों की खातिर खुद को खतरे में डालूं। इससे अपनी काली स्याह आंखें, जिनमें सुर्ख डोरे हमा वक्त रहते थे, उठाकर सामने खड़ी अपनी दोस्त को देखा था, जो 2 पोनियां बनाए हाथ माफी की सूरत बांधे खड़ी थी। प्लीज अहमद प्लीज, इसका पूरा ग्रुप कहने लगा था। ओके, बदले में मुझे क्या मिलेगा? अहमद, अगर तुम जीत गए तो तुम जो बोलोगे हम खिलाएंगे, बस इनको हरा दो। अहमद ने आईब्रो उचकाकर सामने वाले ग्रुप को देखा जो इनको घूर रहे थे, फिर अपने ग्रुप को देखा जो मस्कीन सूरत बनाए इसके गिर्द जमा खड़े थे। तभी वहाँ ईमान, ज़ारा और जरिश आई थी। अहमद जो उठने लगा था, सुबह वाली लड़की को आता देख इसे इसकी बातें याद आई थी, तो टेबल से पाँव हटाकर इसके सामने गया कि वो जो सामने देख रही थी एकदम से इसे टकराई और गिरने लगी कि जरिश ने जल्दी से थाम लिया और इसकी स्टिक गिर गई। छी छी छी, अंधी लड़की, यहाँ भी गिर गई। सुबह भी तुम अपनी इस कमी से मुझसे टकराई थी और अब फिर मुझ पर गिरने लगी थी। क्या मैं इतना पसंद आ गया हूँ बेबी को? अहमद लब दबाते बोला कि सबके कह के गूंज गए थे, जबकि ईमान सुबह वाले बदतमीज लड़के को देखकर फिर से हैरान हो गई थी। अब इसको शदीद गुस्सा आ रहा था, जो इसका सबके सामने मजाक बना रहा था। ओ, बेबी को गुस्सा आ रहा है? शट अप। हाँ, देखा देखा, इसके मुंह में तो जुबान भी है। अहमद औरतों की तरह मुंह पर हाथ रखते बोला और एक बार फिर कैफे में कह के गूंजे थे, तुम शट अप करो। कैसे कह रही थी सुबह मेरी आंखों को, अब फिर इन आंखों के सामने आते ही दिल हार कर मेरी गोद में गिरने वाली थी, ताकि मेरी तवज्जो हासिल कर सको। इसके इल्जाम पर वो तड़प उठी थी। अहमद इंतहा का हसीन था। वो अपने भाई बुरहान दुरानी को हुस्न में भी पीछे छोड़ दिया था। सुर्ख और सफेद रंगत, काली सियाह आंखें जिनमें हर वक्त सुर्ख डोरे होते थे, बारीक अनाबी लब जिसके निचले लब पर तिल था जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करता था, खड़ी मगरूर नाक, गालों पर पड़ता डिम्पल, भूरे बाल, हल्की ब्रीड, जो इस वक्त अपनी अजली बेनियाजी से बैठा सिगरेट दबाए सबको दीवाना बना रहा था। ये क्या बकवास है? ईमान इस पर गुराई थी। आवाज नीची रखो, बोलना बड़ा आता है, पहले खुद को देखो फिर मुझसे बात किया करो। अहमद इसके गौर में छुपे वजूद पर नजर डालकर नखुआ से बोला था, तमीज से बात करो मिस्टर। जरिश इसके बिगड़े नवाब को देखकर गुस्से से बोली थी, ओ बीबी, जाओ पहले अपनी इस अपाहज दोस्त को तमीज सिखाओ जो गिरती फिरती है, फिर आना अहमद दुरानी को भाषण देने। हसान बिना पलके झपकाए इस हिजाब में इस लड़की के चेहरे को देख रहा था। इसकी तमीज पर जरिश लब भींच कर रह गई थी। ईमान की स्टिक उठाकर अपने साथ इनसे दूर कोने में पड़े टेबल पर आई थी। वो रो रही थी, जिसने पूरी यूनि के सामने इसकी तजलील की थी। जरिश इसको अच्छा सबक सिखाती, जब ईमान ने नामे सर हिलाके से रोका था। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मेरी एक डिमांड है, वो पूरी करो तो ठीक, वरना तुम लोगों ने शर्त लगाई तुम जानो। ओए छोटे, इधर आ। अपने ग्रुप से बोलकर कैफे में काम करते लड़के को बुलाने लगा, कुछ ऑर्डर कर सके। अहमद, कौन थी वो?
हसन ने सरगोशी में पूछा था। वही जिसके बारे में तुझे अभी बताया था। और साथ वाली? हसन की बात पर अहमद ने जिन आंखों से देखा, उसको यकदम खांसी का दौरा पड़ा था। अहमद, क्या डिमांड है तुम्हारी? हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। तो सुनो, वो जो मुलानी बैठी है ना, वो इस रेस में मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठेगी। क्या? सबकी चीखें निकली थी। बिल्कुल, अगर इसको मेरी गाड़ी तक ला सकते हो तो ठीक है, वरना ओके, हमें मंजूर है। अहमद, क्या कर रहा है? तू जानता है कितना रिस्की है, और इस लड़की से आखिर क्या दुश्मनी है तुझे? रिस्की है इसीलिए तो इसे साथ ले जा रहा हूँ, और दुश्मनी ये कि इसने अहमद दुरानी से जुबान लड़ाई है। देख यार, इसको छोड़ दे, तू शर्त जीत बस। ना, शर्त मैं जीतूंगा और इसको भी मौत दिखा कर आऊंगा। अहमद कोल्ड ड्रिंक पीता अपनी आंखों में इसकी पुश्त पर गाड़ कर बोला था। तुम लोग अभी इधर खड़े हो, चलो काम पर लग जाओ और इस मुलानी को लेकर आओ किसी भी तरीके से। अहमद ने इसको झिड़का था। सब आंखों से इशारा करते इनके टेबल की जानब बढ़े। न जाने वो इमान ज़ारा के साथ क्या करने वाले था, जबकि वो दोनों इस बात से अनजान टेबल पर झुकी हुई थी। हेलो, जरीश ने सर उठाकर इसे देखा। फरमाइए। वो देखते पहचान गई थी ये कि इन लोफरों के टोले में शामिल है। वो आपको सर बुरहान बुला रहे हैं। अहमद हसन की दोस्त महम ने कहा था। मुझे? जी। महम ने बालों को एक चुटिया को झटका देकर पीछे किया। चलो ईमान। नहीं, तुम जाओ, मैं इधर ही इंतजार कर रही हूँ। ओके, बट ध्यान से, मैं अभी आई। जरीश ईमान का हाथ दबाकर उठी और कैफे से बाहर निकल आई। ईमान सबसे बेखबर अपनी किताब पर झुकी हुई थी। इसके हाथ में लाल पेन मसलसल घूम रही थी। 2 मिनट बाद वह फिर हाजिर हुई थी। ईमान ज़ारा ने पलटकर देखा तो लड़कों का झुरमर, जो कुछ देर शहद की मक्खियों का छत्ता लगा था, इससे अब गायब था। इसे देखकर शुक्र अदा किया। इधर से तो गए, कब से कह के लगाकर इसका दिमाग खा रहे थे। जी बोलिए। वो जो आपकी दोस्त है ना जरीश? जी, आगे बोलिए। ईमान ने कहा। वो आपको पार्किंग में बुला रही है। पार्किंग पर क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, शायद इसको कोई चोट लगी है। ये सुनते ईमान की आंखें भीग गई थी। कैफे की दूसरी तरफ खड़ा अहमद निकाब में से नजर आती सुनहरे रंग की आंखें। एक पल के लिए अहमद टिकटिकी बांधे देखने लगा था, जिसके साथ ही घनी खमदार लंबी पलकें भी भीग चुकी थी। अहमद ने इसकी आंखों पर दिल को धड़कते देखा था। यह कशिश थी, जो भी था वो सदबहरी चेहरे पर सजा गया था। किसे बुरा लगता था ईमान ज़ारा का यूं स्टिक के सहारे चलना। ईमान ने अपनी स्टिक उठाई और बैग कंधे पर डाले कैफे से बाहर निकली। ईमान सहारे के बगैर चल नहीं सकती थी, या कभी चलने की कोशिश नहीं की थी। एक गिरने का खौफ था जिसे छोड़ने नहीं देता था। इस पांव पर वजन बहुत कम डालती थी। अगर चलने की कोशिश करती तो लड़खड़ाहट वाज़िया थी जो ताउम्र रहनी थी, पर कोशिश करके वो स्टिक छोड़ सकती थी। वो आहिस्ता से चलती रवश पर खड़ी होकर देखने लगी थी। आगे गाड़ियां ही गाड़ियां थी। अचानक इसे एक गाड़ी में कोई लड़की बैठी दिखाई दी, जो स्टीयरिंग पर झुकी हुई थी। इसने आंखें स्केट कर देखा कि कहीं जरीश तो नहीं। वो थोड़ा सा आगे हुई थी कि एकदम से अहमद ने इसे खींचकर इसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया था। इसकी स्टिक पीछे फेंक कर गाड़ी को लॉक कर दिया था। वो जो अपने घूमते सर से अपने आप को किसी के साथ खींचता देखकर सर थामा था कि इसको मुड़कर देखने का मौका भी ना मिला। जब अहमद ने इसको गाड़ी में बंद कर चुका था, वो लड़की स्टीयरिंग पर झुकी थी, सर उठाकर इसे देखा और मुस्कुराई थी, पर इसकी आंखों में खौफ देखकर माहम ने इसके हाथ पकड़ लिए थे। सॉरी ईमान, हम बेबस थे। ये रेस हमें जीतनी है, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए थी। इसको आधी अधूरी बात बताई, उतरी और इसकी जगह अहमद ने संभाली। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो समझने की कोशिश में लगी थी, पर सामने इसे बब्बर शेर को देखकर उछल पड़ी थी। अहमद ने उठती नजर इसकी रोई आंखों पर डाली और लप्स कर सीटी बजाई। जब भी इसके बराबर एक और गाड़ी आकर खड़ी हुई। ए मौलानी, सीट बेल्ट लगाओ। क्या मतलब? खोलो लॉक, बाहर जाना है मुझे। चूंच बंद रखो और बेल्ट लगाओ, नहीं तो पूरी गाड़ी में फुटबॉल की तरह घूमती फिरोगी। तुम्हें तमीज नहीं है? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? नहीं लगाऊंगी मैं। वो भिपर कर कहती दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी थी। चूहिया, जब पता है कि बदतमीज हूँ तो चुप करके मेरी बदतमीजी देखो। इसकी एक भी सुने बगैर इसकी सीट को पीछे करता खुद बेल्ट लगाई कि ईमान इसकी परफ्यूम की खुशबू करीब से महसूस करने पर हवास बाफ्ता हो गई थी, जबकि वो एक भी गलत नजर डाले बिना सीधा होकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। अब यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर दोनों गाड़ियां एक दूसरे को मार देने के लिए तैयार खड़ी थी। फायर की आवाज पर दोनों गाड़ियां अपनी मंजिल की जानब रवां हुई थी।
ایمان کا سر گھوم رہا تھا، وہ چلا رہی تھی پر احمد تو جیسے کان بند کیے بیٹھا تھا۔ گاڑی روکو، سنا نہیں میں نے کہا گاڑی روکو۔ چپ، ایک دم چپ، نہیں تو اسی گاڑی کے نیچے دے دوں گا، میں تمہیں مار ڈالوں گی چیپ انسان۔ ضرور، اگر بچی تو خواہ میں یہ وش پوری کرنا، وہ نہ ہو تو دوسری ٹانگ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ ایمان زارا کی چیخ نکلی تھی جب احمد نے خطرناک موڑ کاٹا تھا۔ اب اگر آواز نکال لی نا تو گاڑی کی چھت پر پھینک دوں گا مولانی۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ احمد بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے بے ہوش ہونے کے در پر جو تھی، گاڑی کی سپیڈ مسلسل بڑھاتا جا رہا تھا۔ خبردار جو آنکھیں بند کی تو تمہیں ریسٹ کروانے نہیں لایا، کھولو آنکھیں اور سامنے دیکھو۔ احمد نخوت سے دھاڑا تھا۔ ایمان نے دہل کر اسے دیکھا جو اس کی طرف سد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم انتہا کے گھٹیا انسان ہو، پاگل خانے سے بھاگے ہوئے پاگل آدمی۔ اوکے مولانی،